बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स जो कि 11th क्लास फ़िज़िक्स के हैं। और कौन सी बुक है? ये पंजाब टेक्स्ट बुक है जो कि न्यू बुक आई है आपकी इस ईयर के अंदर, यानी 2025 के अंदर। तो कोशिश करेंगे कि इन न्यूमेरिकल्स को जितना ज़्यादा आपके लिए हलवा मक्खन मलाई बनाया जा सके। इजी न्यूमेरिकल हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, बट समझ आ जाए तो बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। अ मशीन गन फायर्स 6 बुलेट्स पर मिनट विद वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड। एक मशीन गन है, ठीक है, वो 1 मिनट के अंदर कितनी बुलेट्स फायर करती है? 6 बुलेट फायर करती है और वेलोसिटी कितनी है? 700 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ ईच बुलेट हैज़ अ मैस ऑफ 40 ग्राम, हर बुलेट का अगर मैस जो है वो 40 ग्राम हो, देन फाइंड पावर डिवेलप्ड बाय गन। तो गन ने कितनी पावर डिवेलप की है कि 1 मिनट में 6 बुलेट फायर हो रही हैं 700 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ये आपने फाइंड करना है, यानी आपने क्या फाइंड करना है? पावर को फाइंड करना है, ठीक है, जो डिवेलप कर रही है कौन? गन। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो गन है, सही है, वो क्या कर रही है? वर्क कर रही है बुलेट के ऊपर, वर्क कर रही है बुलेट के ऊपर कुछ टाइम के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है। पावर का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू W बाय टी, ठीक है, कि गन क्या कर रही है? वर्क कर रही है बुलेट्स के ऊपर कुछ टाइम के अंदर, और यही हमारे पास क्या है? पावर डिवेलप्ड है या पावर डिलीवर्ड है। ओके हो गया। अच्छा, एक और बात, इसमें न्यूमेरिकल्स में आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना होता है। n इज इक्वल टू 6 है, यानी नंबर ऑफ बुलेट 6 है, मैस है 40 ग्राम। हर बुलेट का मैस कितना है? 40 ग्राम है। बट ऐसा यूनिट क्या होती है मैस की? वो तो केजी होती है। तो आप ग्राम को केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। ग्राम को केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो 40 को डिवाइड करना है 1000 के साथ, तो क्या आता है? 0.04 केजी, ठीक है। तो ये मैस है बुलेट का। v कितना है? वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है? पावर फाइंड करनी है। और थर्ड आप हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की, और उसके बाद ये फार्मूले से आप शुरू करेंगे, सही है। तो P इज इक्वल टू W बाय टी। अब वर्क और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, और ये टोटल एनर्जी है। आप बस ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब टाइम तो हमारे पास है, वो आपके पास कितना है? 60 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी दूँ कहाँ पर? यहाँ पर लिख देते हैं कि टाइम हमारे पास कितना है? 60 सेकेंड है, ठीक है, मतलब पर मिनट है ना, 1 मिनट है, इसका मतलब है 60 सेकेंड है। तो लेकिन एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी आप कैसे फाइंड करेंगे? जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है बुलेट के पास? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम कौन सी एनर्जी फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। अच्छा, ये आप जो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ एक बुलेट की फिलहाल आप निकाल रहे हैं। पहले कितनी बुलेट्स की? एक बुलेट की। तो 1/2, मैस कितना है? 0.04, v कितना है? 700, और 700 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ओके हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो 700 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.04 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9800। ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 9800 जॉल आता है, सही है। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। बट हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी किसकी? 6 बुलेट की। ये तो 1 बुलेट की आई है। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बुलेट्स की है? 1 बुलेट की है। तो 6 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इसको काइनेटिक एनर्जी डैश का नाम देंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? जो अभी हमारे पास 1 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी आई है। 1 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी 9800 है। 6 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 9800 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। ओके हो गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा वो चीज़ हम देखते हैं। ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9800। ओके हो गया। तो 9800 हमारे पास पहले से आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो 58800 58800 जूल आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। ओके हो गया। इसको अगर फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें तो आप लिख सकते हैं कि पुट इक्वेशन 2
इन 1। बस इसको इसमें पुट करें, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो पावर, क्योंकि हम पावर डेवलप जो गन कर रही है उसको हम निकाल रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी हमारे पास कितनी आई है, काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है, क्योंकि वही है उसके पास। तो वो आपके पास आई है 58800 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 60 सेकेंड। टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा 980। ये कितना आ जाएगा 980 वॉट आ जाएगा, सही है। तो पावर आपके पास कितनी है 980 वॉट। तो यही आपका क्या है आंसर है। ओके हो गया, तो यही उसने पूछा हुआ था, सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का। थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझ आ जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है। अ फैमिली यूजेस 10 किलो वाट ऑफ पावर। एक फैमिली है वो 10,000 वाट पावर क्या करती है, यूज़ करती है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजेंटल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 वाट पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर। कहता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मान लें कि सोलर प्लेट है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, और सनलाइट की जो इंटेंसिटी है जो इस प्लेट के ऊपर, जो इस यूनिट एरिया, ठीक है, सर्टेन एरिया के ऊपर पड़ रही है, वो कितनी है, वो है 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, अब ये किसकी वैल्यू दी हुई है वो चीज़ देखते हैं। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो यहां पर लिखें P डिवाइडेड बाई A। अब ये जो पावर पर यूनिट एरिया है ये क्या होता है, ये होता है इंटेंसिटी। ये क्या होता है, इंटेंसिटी। इसका मतलब है ये जो 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। ओके हो गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर जहां भी यूनिट आएगी इसका मतलब है इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अब इफ 75% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर 75% इस इंटेंसिटी का जस्ट 75% जो है वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना आप वर्ड देख रहे हैं 75% ऑफ दिस एनर्जी। अब इंटेंसिटी में यहाँ पर देखिए पावर आपके पास क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय यहाँ पर एरिया आप लिखेंगे। पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ना, और डिवाइडेड बाय एरिया उसी तरह। अब इंटेंसिटी क्या होती है कि कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है एक सेकंड के अंदर सर्टेन एरिया को। कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है एक सेकंड के अंदर सर्टेन एरिया को, इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। इस वजह से वो कह रहा है कि इफ 75% ऑफ दिस एनर्जी can be converted into useful electrical energy, how large area is needed to supply 10 किलोवाट। कि अगर 75% एनर्जी जो है इसकी वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर हमें 10,000 वाट पावर सप्लाई करनी है तो हमें कितने एरिया की ज़रूरत होगी, यानी एरिया हमने फाइंड करना है अगर हमें 10 किलोवाट पावर सप्लाई करनी है तो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो देखते हैं इसका 75% कितना निकलता है। इसका 75% जस्ट जो है वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका 75% देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को आपने कन्वर्ट करना है वैल्यू के अंदर। तो याद रखें, वैल्यू को परसेंटेज में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, बट परसेंटेज को वैल्यू में करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो 75 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप किसकी परसेंटेज, ये 75% है, किसकी परसेंटेज है, मतलब 300 का 75% यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस वजह से इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। तो ये आपके पास इंटेंसिटी की वो वैल्यू निकल आएगी कि जिसमें जो एनर्जी है वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 75 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 7 ये आपके पास आ गया 0.75, और मल्टीप्लाई बाय 300 ये आपके पास आ गया 225 है। तो आ गया आपके पास 225 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसमें जो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो पड़ रही है
वो आपकी यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सही है, तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, हम ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो 75% हम वो वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हमारे काम का है। अच्छा, अब वैल्यू यहाँ पर देखें, आई कितना है 300 वाट पर मीटर स्क्वायर, एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी वो कितनी है 75% है, पावर रिक्वायर्ड कितनी है 10 किलो वाट है, और एरिया आपने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना मैं इसकी बस वैल्यू लिखी रहने दूंगा, बाकी सारा कुछ मैं मिटा दूंगा। तो इसको मैं दोबारा लिख दें, 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी कितनी है 225 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारे काम की है। ओके हो गया। अच्छा, एरिया अब हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखिए, इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा अब इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास है, पावर की वैल्यू है, एरिया की नहीं है। सही है, अब वो चीज़ देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। इंटेंसिटी कितनी है 225, इंटेंसिटी कितनी है 225 है। पावर कितनी रिक्वायर्ड है 10 किलो वाट, यानी कि 10,000 वाट। ठीक है, किलो 1000 होता है ना, तो 10,000 वाट डिवाइडेड बाय आ जाएगा एरिया, आपके पास कोई नहीं है, वो आपने फाइंड करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे A इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 225। सही है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये आपके पास कितना आएगा। तो 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 225, ये आपके पास आता है 44.4। ये कितना आता है, एरिया आपके पास आएगा 44.4 मीटर स्क्वायर। यानी कि आप इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इसमें जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो आपके पास यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा 10,000 पावर सप्लाई करने के लिए, तो वो रिक्वायर्ड जो होगा वो 44.4 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा। ठीक है, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का, और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। इफ मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड मास ऑफ द सन इज 1.99 × 10⁻30 kg। ठीक है, अच्छा गिवन डाटा में क्या है कि मास ऑफ अर्थ, जिसको मैंने m1 से शो किया, वो कितना है 6 × 10⁻24 kg है। ठीक है, इसको ना मैं me और ms से शो कर देता हूँ। ठीक है, बजाय इसके कि m1 और m2 से शो करे। तो ये हमारे पास क्या है, me है मास ऑफ अर्थ, और ये है ms मतलब मास ऑफ सन, और वो कितना है 1.99 × 10⁻30 kg। अच्छा, द सन इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि मास ऑफ अर्थ यानी अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 160 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 160 मिलियन किलोमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। अर्थ की आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू आपने क्या करना है, फाइंड करना है। जाहिर सी बात है, अर्थ क्या कर रही है, सन के गिर्द ऐसे रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 160 मिलियन किलोमीटर है। और आपने क्या फाइंड करना है कि वो अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है सन के गिर्द, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। अच्छा, कैलकुलेशन की हेडिंग आप देंगे, उसमें आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा है, u इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, और ये वाला फार्मूला हम डिराइव करके पहले आ चुके हैं। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक था। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ी सी कन्वर्जन करनी है। यहाँ पे देखिए लिखा है 160 मिलियन किलोमीटर, तो आप देखिए इसको करेंगे क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे 160 मल्टीप्लाई बाय मिलियन कितना होता है 10 लाख, वो कितना होता है 10 लाख। 1 2 3 4 5, 10 या 10 के साथ 5 और हमारे पास 0 आएंगे, यानी टोटल 6 0 आएंगे। तो ये कितना होता है, ये मिलियन होता है। ठीक है, 1 मिलियन। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6। सही है, और किलो कितना होता है, वो होता है 10⁻3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10⁻6 और 10⁻3, और यहाँ पे आएगा मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है ना डिस्टेंस की, वो मीटर है, तो मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलियन की जगह 10⁻6, किलो की जगह 10⁻3, और मीटर उसी तरह। अब 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो यहाँ पर आप फिर लिखोगे कि 160 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर। ठीक है,
अब अगर इस पॉइंट को इधर एक ट्रेवल करा, दो हिस्से इधर ट्रेवल कराएं तो ये बनेगा 1.60 इनटू, अब इसका भी तो 10 टू रेज़ पावर 2 आएगा, और वो इसमें यानी ऐसे आएगा ना 10 टू रेज़ पावर 2 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9 मीटर, ऐसे ही आएगा ना, ठीक है, क्योंकि 160 था तो 1.60 कर दिया, तो 2 प्लस 9 क्या होता है 11 होता है, तो ये हो जाएगा 1.60 इंटू 10 टू रेज़ पावर 11 हो जाएगा, ठीक है, 1.60 इंटू 10 टू रेज़ पावर 11 मीटर, सही है। असल में ना ये वाले जो फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करें, ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये आसान होता है। एक्चुअल मसला जो स्टूडेंट्स को पेश आता है ना वो इन कन्वर्जन में आता है, ठीक है, तो कोशिश करें कि इसको लाजमी सीखें। अच्छा, अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज हमने पुट करी हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम सबसे पहले इसको रेज कर देते हैं क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम एस अवर आर। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब यहाँ पर g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू है, और वो आपके पास कितनी है, u इज इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 11, ठीक है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। अच्छा, मैस ऑफ अर्थ कितना है, वो है 6 इंटू 10 टू रेज पावर 24 kg, ठीक है, डाटा में लिखा हुआ है आपके ये। तो मैस ऑफ अर्थ कितना है वो भी लिखा हुआ है 1.99 इंटू 10 टू रेज पावर 30 kg डिवाइडेड बाय आर कितना दिया हुआ है 1.60 इंटू 10 टू रेज पावर 11 मीटर। ओके हो गया। अब जब इतनी बड़ी वैल्यूज आ जाती है ना, पिछली जब मैंने पहले न्यूमेरिकल्स अपलोड किए थे पुरानी बुक के 11th क्लास के, तो मैं डायरेक्ट इधर आंसर लिख देता था क्योंकि मुझे लगता था कि स्टूडेंट्स इसको आसानी से सॉल्व ये कर लेते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे मैसेज आए कि नहीं सर कैलकुलेशन किया करें, ये हमसे नहीं होती। तो भाई बड़ा आसान सा उसका तरीका है कि आपकी कैलकुलेशन इस वजह से गलत आती है कि आप 10 की पावर्स को भी ना कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हो, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ कैलकुलेटर, सारे नहीं, कुछ कैलकुलेटर आंसर गलत देते हैं। तो आप क्या किया करो कि 10 की पावर्स को ना सेपरेट सॉल्व किया करो। सेपरेट किस तरह से सॉल्व करते हैं वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखें ये क्या है 6.67, ऐसे लिख दें माइनस 6.67। अब 10 की पावर नहीं साथ में भी लिखनी। अब ये 6 ऐसे लिख दें मल्टीप्लाई बाय 6, ये लिख दें मल्टीप्लाई बाय 1.99 डिवाइडेड बाय ये लिख दें 1.60 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.99 डिवाइडेड बाय 1.60, ये मैंने सेपरेट कर लिया। अब 10 की पावर जो इनके साथ साथ ये 10 की पावर्स थी इनको मैं सेपरेट सॉल्व करूंगा। सेपरेट कैसे सॉल्व करूंगा वो चीज़ देखते हैं। तो 10 की पावर, इसकी 10 की पावर क्या है -11, तो आप लिख दें -11। इसकी क्या है 24 है तो आप लिख दें +24। इसकी क्या है 30 है तो आप लिख दें +30। इसकी क्या है 11 है, 10 टू 11 है, ऊपर जाके -11 हो जाएगा तो यहाँ पे आप लिख दें -11, ठीक है। तो सारी 10 की पावर्स को हमने सेपरेट सॉल्व कर लिया। अब इसका जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे -11 और -11 क्या होता है, ये -22 होता है, ठीक है, -22 होता है। और 30 + 24 का होता है 54 होता है, तो +54, ठीक है, -11 -11 -22, 24 + 30 54 हो गया, तो -22 + 54। अब 54 -22 कितना होता है, ये आपके पास होता है 32 होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 32, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सही है। तो 32 हो गया ना आसान, 10 की पावर्स को सेपरेट हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.99 और डिवाइडेड बाय 1.60, तो ये आता है 49.77। तो आप यहाँ पे लिखोगे 49.77 और यहाँ पे क्या आएगा u आएगा और साथ में आएगा माइनस का साइन और इधर क्या आएगा जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया। लेकिन जाहिर सी बात है कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो आप इसको एक हिस्सा इधर ट्रेवल कराओगे, पॉइंट को एक हिस्सा इधर ट्रेवल कराओगे, तो ये बनेगा -4.97 इंटू 10 टू रेज पावर। अगर एक हिस्सा इधर ट्रेवल कराएंगे तो 10 टू रेज पावर 1 एक और आएगा, तो क्या आएगा 49.7 इंटू 10 टू रेज पावर 1 आएगा, सही है।
और साथ में 1 + 32 कितना होता है 33, तो 33 आ जाएगा, सही है, तो 33 जूल। तो ये आपके पास ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि अर्थ के पास इतनी एनर्जी की कमी है सन की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाने के लिए। अगर उसको बाहर से इतनी एनर्जी मिल जाए तो वो सन की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जा सकती है, सही है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि कितनी एनर्जी की कमी है अर्थ को सन की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाने के लिए, तो इतनी एनर्जी की उसको कमी है, सही। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का, और ये भी बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 98 न्यूटन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 12 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लें एक बॉल है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, और उसको हमने 10 मीटर की हाइट से क्या किया, फॉल करवाया। 10 मीटर की हाइट से हमने क्या किया, फॉल करवाया, कहाँ पर, ग्राउंड पर। 10 मीटर की हाइट से हमने उसको ग्राउंड के ऊपर फॉल करवाया। तो h इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, 10 मीटर आएगा, h इज इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा, अब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके हो गया। अच्छा, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट की है, यानी कि ये बात कर रहा है रियल केस की, आइडियल केस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो रियल केस में एक्ट करती है। तो ये आपके पास आइडियल केस की बात नहीं कर रहा, रियल केस की बात कर रहा है। और आपको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास मैक्सिमम होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपके पास ज़ीरो होती है। और इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है, वो ज़ीरो होती है, सही है। अच्छा, अब इसके लिए इक्वेशन कौन सी बनेगी, अगर तो आपके पास रियल केस की बजाय आइडियल केस होता तो उसमें आपके पास ये इक्वेशन पता क्या बनती, या पहले ना इसका मैथ्स कैलकुलेट कर लेते, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैथ्स इसका कितना है, वेट 98 न्यूटन दिया हुआ है ना, तो W इज इक्वल टू आपके पास होता है mg, और m इज इक्वल टू होता है W/g, और m इज इक्वल टू W आपके पास कितना है, वो है 98 डिवाइडेड बाय g कितना है 9.8, और m आपके पास कितना आ जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय 9.8 ये 10 होता है, तो ये आ जाएगा 10 kg। यानी मैथ इसका कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, सही है, इस ऑब्जेक्ट का। अब हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, अगर तो आपके पास आइडियल केस होता, तो आइडियल केस के अंदर जो इक्वेशन होती है ना, वो आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। ये आइडियल केस है। बट क्योंकि ये रियल केस है, इसमें सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ ना कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 है तो 8 काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और 2 वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा, तो 8 + 2 10 ही हो जाएगा, सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये रियल केस की इक्वेशन है, तो ये आप यूज करेंगे। यहां से आपने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, आपने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। वो भी बताते हैं कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले लिखें W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को उधर ये लेके जाके ना माइनस करते, पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कैलकुलेट करनी है फ्रिक्शनल फोर्स, तो W आपके पास क्या होता है, वो होता है FH, क्योंकि W इज इक्वल टू FD होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, D की बजाय हाइट दी हुई है, तो आपके पास वर्क डन फ्रिक्शन F इंटू एच होगा, और F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। डन हो गया। अच्छा, अब क्या करें, इसको हम रेज कर देते हैं, क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं रही, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, सही है। फ्रिक्शनल फोर्स जाहिर सी बात है रास्ते में इसको एक्ट करेगी ना, उसमें रास्ते में एक्ट करेगी, तो वो आपने फाइंड करनी है। यहाँ से आपने फाइंड करना है F को, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, और डिवाइडेड बाय आपके पास H कितना है बाद में देखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय H।
एच को इधर लाके डिवाइड कर दिया, एफ को इधर रहने दिया, तो एफ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एच हो गया। सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और ये आ जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, मैस कितना है 10 है, वैल्यूज जस्ट पुट करनी है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं। मैस 10 दिया हुआ है, हाइट 10 है, और जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी। तो जी आपके पास कितना है 9.8 है, एच आपके पास कितना है 10 है, माइनस 1/2, मैस कितना है 10 है, और v कितना है यहाँ पर 12 है और उसका स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय h कितना है वो 10 है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 टेंस आर आपके पास 100 हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 क्या होता है 980। 10 टेंस आर 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 ये आपके पास होता है 980। सही है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1s आर 2, 2 5s आर 10। सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। सही है। अच्छा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और आपने फिर क्या करना है कि 144 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो 144 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आता है 720। ये कितना आता है 720 आता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 720, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 720। ओके हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा 980 माइनस 720, 260 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास आएगा 260 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 26 न्यूटन। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास कितनी आई है 26 न्यूटन आई है। सही है, और यही आपका क्या था आंसर था जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कितनी फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगी 26 न्यूटन ऐड करेगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 का, और नहायत इजी न्यूमेरिकल है, बट इसके लास्ट पे आपको एक मज़े की स्टोरी भी सुनाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसका जो आंसर आता है, इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आता है पाकिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल गलत है। A 75 watt fan is used for 8 hours daily for 30 days। एक फ़ैन है 75 वाट का, वो डेली 8 आवर्स जो है वो यूज़ होता है 30 डेज़ तक। ठीक है, 30 डेज़ के लिए डेली जो है वो 8 आवर्स तक यूज़ होता है। फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट। आपने जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, जाहिर सी बात है वो 8 घंटे डेली चलेगा तो एनर्जी कंज्यूम होगी, वो आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के अंदर। और नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैन इफ 1 यूनिट कॉस्ट इज ₹22.5। कितना आपका बिल आएगा उस पंखे का, और अगर आपके पास जो यूनिट की कॉस्ट है वो 22.5 हो, तो ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब देखते हैं हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है ना, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। पावर कितनी है 75 वाट है। अब आपने इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, किलो वाट में कन्वर्ट करना है, नॉट किलो वाट आवर, आपने इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है भाई, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, वैसे जो एनर्जी की यूनिट होती है ना वो जूल होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी वो होती है किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। ठीक है, यानी कि किलो वाट आवर उसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, और वो आपके पास कितने के इक्वल है, ये 1 यूनिट के इक्वल होती है। सही है, किलो वाट आवर का क्या मतलब है, आपकी जो आयरन होती है इस्त्री, वो 1 किलो वाट की होती है, यानी 1000 वाट की होती है। सही है, और अगर वो 1 घंटे तक ऑन रहे, मतलब 1 घंटे तक आप उसको यूज़ करें, तो आपका जो मीटर पे यूनिटें गिरेंगी वो 1 यूनिट गिरेगी। ठीक है, तो यानी 1 यूनिट बिल आएगा अगर वो 1 घंटे तक आप इस्त्री को यूज़ करते रहें। तो ये होता है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। इस वजह से हमें वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाट को किलो वाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 75 है ना, इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। ठीक है, तो 75 को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.075 किलो वाट आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, n इज इक्वल टू क्या है 30 डेज है।
n=30 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30 हैं, और हर रोज पंखा कितनी देर चलता है, 8 आवर्स के लिए। तो 30 डेज में टोटल आवर्स कितने बनेंगे, मतलब एक दिन में तो 8 घंटे चलता है, 30 दिनों में कितने घंटे चलेगा। तो सिंपल आपने जो मल्टीप्लाई कर 8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 240 आवर्स आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि एक दिन तो 8 घंटे चलता है ना, 30 दिन कितने चलेगा, 240 आवर्स चलेगा। तो टाइम कितना है, 240 आवर्स है। टाइम कितना है, 240 आवर्स है, सही है। और पावर कितनी है, 0.075 किलो वॉट है। डन हो गया। अच्छा, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पावर का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम होता है ना, वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम ही होती है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो E इज इक्वल टू आएगा P इंटू टी। अब P आपके पास कितना है, 0.075। टाइम कितना है, वो 240 आवर्स आप लिखोगे, क्योंकि फॉर 30 डेज आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहां पर आप लिखोगे 240 आवर्स। ओके हो गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो 0.075 मल्टीप्लाई बाय 240, तो ये आता है 18, यानी कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, 18 किलो वॉट आवर, 18 किलो वॉट आवर। ओके हो गया। तो ये आपके पास ना वो एनर्जी आ गई जो कंज्यूम्ड हुई है, सही है। यानी कि आप कह सकते हो 18 यूनिट्स, ठीक है, 18 यूनिट्स। यानी कि बिल आपका कितना आएगा उस पंखे की वजह से महीने के बाद, 18 यूनिट, 18 यूनिट आएगा। ओके हो गया। 1 किलो वॉट 1 किलो वॉट आवर 1 यूनिट, 18 किलो वॉट आवर 18 यूनिट्स। डन हो गया। ओके हो गया। अच्छा बिल देखते हैं भाई कितना आएगा, बिल कितना आएगा, बिल कितना आएगा। 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो वो आपके पास है 22.5। और यहां पर आप कहोगे कि कॉस्ट ऑफ 18 यूनिट्स कितनी होगी, वो आप करोगे 22.5 मल्टीप्लाई बाय 18, सही है। तो वो आप कर लेते हैं, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई बाय 22.5 ये आती है 405। यानी कि जो आपका बिल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 405, ठीक है, रुपीस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें कि रुपीस कितना आएगा, 405। मैं देख लूँ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। यानी इतना आपका बिल है, 405 रुपये आपका बिल आएगा, सही है। यही दो चीज़ें उसने फाइंड करने को कहा हुआ था, एक ये वाली रुपीस 405 18 यूनिट्स का बिल, ठीक है, और एक ये वाली, ये दो चीज़ें उसने फाइंड करने को कहा हुआ था। अच्छा अब ना मज़े की बात यहाँ पर जो है ना, पाकिस्तान के अंदर उस दिन मैं अपना बिल देख रहा था, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट है ना वो 38 रुपीस है, 38 रुपीस है। तो 390 हमारी यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट हमारी जो बिल पे हमारा बिल था वो 390 यूनिट्स का था। 14,000 हमारा बिल आना चाहिए था इस यूनिट के लिए, इस यूनिट के अकॉर्डिंग, लेकिन टैक्स वगैरह डाल के हमारा 18,000 समथिंग आया, ठीक है, मतलब 4,000 प्लस उन्होंने टैक्स डाला। और अगर टैक्स वगैरह डाल के यूनिट का रेट देखा जाए ना, तो ये बनता है 46.5। ये कितना बनता है, 46.5। यानी पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी का आपको यूनिट मिल रहा है वो 46.5 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 22.5, झूठे ना हो तो तो बहरहाल ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 का, और इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी थी, तो जस्ट मैंने एक या आधी लाइन में इसको लिखा है, बाकी मैं बुक से पढ़ूंगा और साथ साथ इसको समझाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 kg, कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मैस कितना है, वो है आपके पास 2 kg है, सही है। और नेक्स्ट उसने क्या क्या कहा है कि इज थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड रीचेज अ हाइट ऑफ 5 मीटर। इसको आपने क्या किया, ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया, ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया, और ये कितनी हाइट के ऊपर गया, कितनी हाइट के ऊपर गया, ये 5 मीटर की हाइट के ऊपर गया। एंड फॉल्स बैक टू अर्थ निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद किधर आया, नीचे की तरफ आया, मतलब बॉल वैसे ऊपर फेंका, फिर वैसे किधर आया, नीचे की तरफ आया। कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ये आपने एक तो कैलकुलेट करना है,
तो एक तो आपने तब वर्क कैलकुलेट करना है जब ये अपवर्ड जा रहा है, तो वर्क आपने कैलकुलेट करना है कब, जब ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। और उसके बाद जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तब भी आपने वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपने फाइंड करना है, डाउनवर्ड मैं इसके साथ में लिख रहा हूं, ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने फिर टोटल वर्क फाइंड करना है कि टोटल वर्क बाई कितना हुआ, सही है। ये तीन चीज़ें ना आपने फाइंड करनी है। अब देखते हैं कि हम इन तीन चीज़ों को फाइंड किस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर से देखें, जब अपवर्ड जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताएं, जब डाउनवर्ड आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताएं, और टोटल वर्क बताएं कि कितना हुआ है, सही है। तो वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब अच्छा गिवन डाटा क्या है, मैथ दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है, वर्क अपवर्ड, वर्क डाउनवर्ड और टोटल वर्क आपने फाइंड करना है, सही है। अच्छा फर्स्ट हम देखते हैं कि जब वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन इट मूव्स अपवर्ड, तो यहाँ पर हम 1 का देखें, ठीक है, कैलकुलेशन में, और वर्क हम कैलकुलेट कौन से कर रहे हैं, मैं इसको यू से शो कर रहा हूँ, सी यू से, मतलब अपवर्ड, या यू पी पूरा लिख दें, अपवर्ड, सही है। वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वो चीज़ देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो वर्क का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, वो क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे आप लिखोगे एफ डी कॉस थीटा, डन हो गया। बट यहाँ पर एफ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एफ क्या है, एफ तो है एम जी, ये एम जी, और डी क्योंकि हाइट कवर कर रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एच, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, सही है। और कॉज एंगल कितना है, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है, डाउनवर्ड है, और ये किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट या हाइट जो कवर कर रहा है वो अपवर्ड है, तो एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। मतलब फोर्स डाउनवर्ड है, हाइट या अपवर्ड कवर कर रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। यहाँ पर फिर आप लिखोगे 180 डिग्री, सही है। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू कॉज 180 कितना होता है, कॉज 180 आपके पास होता है -1, तो ये आपके पास आएगा -mgh। फोर्स होती है mg होती है, कैसे, F इज इक्वल टू m में होता है ना, और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये mg बन जाएगा। तो F की जगह mg लिखा, D की जगह h लिखा, और cos 180 आ गया, सही है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, मैथ कितना है भाई 2 है, G कितना है 9.8 है, H कितना है 5 है। तो वर्क आपके पास जो अपवर्ड, सही है, वो आपके पास कितना आएगा, वो हम चीज़ देख लेते हैं। हमारा कैलकुलेटर किधर गया, ये रहा। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये बनता है 98, ये आएगा -98 जूल। ओके हो गया। अच्छा डाउनवर्ड वर्क आप देख लेते हैं, ठीक है, वर्क डाउनवर्ड, सही है, ये आपने कैलकुलेट करना है। इसमें फार्मूला वही W इज इक्वल टू एम जी एच कॉस थीटा, सही है। अच्छा इसमें डाउनवर्ड आते हुए फोर्स जो है वो किधर है, डाउनवर्ड है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर है, डाउनवर्ड है। तो एंगल यहाँ पर कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें डाउनवर्ड है ना, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो W इज इक्वल टू एम जी एच कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, ये तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू एम जी एच। ओके हो गया। तो इसको हम रेज कर देते हैं, ये हमारे काम का अब नहीं रहा, सही है, ओके हो गया। W इज इक्वल टू एम जी एच, इसका मतलब है ये आएगा W इज इक्वल टू 98 जूल, या वैल्यू चले पुट कर ही देते हैं, ठीक है, वैल्यू चले पुट कर ही देते हैं। मैथ कितना है 2 है, और G कितना है 9.8 है, H कितना है 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 98 जूल। ये कौन सा वर्क है जो डाउनवर्ड हुआ है, ओके हो गया। यानी कि ऊपर जाते हुए वर्क डन बाय ग्रेविटी -98 जूल, नीचे आते हुए प्लस 98 जूल, ठीक है। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा W अपवर्ड प्लस W डाउनवर्ड। तो W अपवर्ड कितना है -98 प्लस यहाँ पर डाउनवर्ड कितना है +98, और ये आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क, ये आपके पास आ जाएगा 0 जूल, सही है। यानी कि टोटल वर्क आपके पास कितना आया, 0 जूल आया है, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट, ये आपको तीन चीज़ें तो फाइंड हो गई हैं, अपवर्ड -98, डाउनवर्ड 98 जूल, और टोटल वर्क कितना आया, 0 जूल आया।
क्यों 0 जूल आया? क्योंकि क्लोज पाथ के अंदर वर्क 0 होता है अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, या ग्रेविटेशन फील्ड, ये कंजर्वेटिव फील्ड है और कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि ये ऐसे अपवर्ड गया, जहां से गया था यहां से अपवर्ड गया और वापस वहीं पर आया, तो ये कौन सा पाथ बनता है? क्लोज पाथ। और क्लोज पाथ में टोटल वर्क कितना होता है? 0 होता है। डन हो गया। अब इसका जो लास्ट में से पूछा हुआ था कि टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, आल्सो मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। अब देखते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। लास्ट में से ये भी पूछा हुआ था, ठीक है, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि यहां पर आप हेडिंग देंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये साथ में आपने लाजमी नीचे जो है ना वो लिखना है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस उसने क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। अच्छा, फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप क्या लिखेंगे? द रिजल्ट शोज या इंडिकेट्स दैट द नेट वर्क डन by gravity over a closed path is 0, ठीक है, over a closed path is 0, which means that gravitational force is a conservative force। बस इतना, is a conservative force। ये आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस में लिखना है कि क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन 0 होता है और ये इंडिकेट करता है कि जो फील्ड है या जो फोर्स है वो कौन सी है, वो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके हो गया, जिसमें वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 का। अब इसकी भी स्टेटमेंट बड़ी थी तो जस्ट मैंने एक लाइन में लिखी है, उसके बाद गिवन डाटा लिखा है, फाइंड क्या करना है वो लिखा है और कैलकुलेशन यहाँ पर हम करेंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर कितनी है? 1 हॉर्स पावर है। और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वॉट के इक्वल होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 746 वॉट के इक्वल होता है। इज यूज टू रन अ वाटर पंप, इसको हम यूज करते हैं, इस मोटर को जिसकी पावर 1 हॉर्स पावर है, इसको हम वाटर पंप चलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वाटर पंप टेक्स 15 मिनट, वाटर पंप, ये वाटर पंप है, वाटर पंप टेक्स 15 मिनट्स टू फिल अ टैंक ऑफ 400 लीटर। 400 लीटर के टैंक को भरने के लिए ये वाटर पंप को 15 मिनट लगते हैं। और नेक्स्ट क्या कहा गया? एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कितनी हाइट है इसकी? ग्राउंड से 10 मीटर है, ठीक है। इस टैंक की हाइट ग्राउंड से कितनी है? 10 मीटर है। और वाटर पंप को इसको भरने के लिए 15 मिनट लगते हैं। और इस वाटर टैंक का वॉल्यूम कितना है? वो 400 लीटर है। ओके हो गया। अच्छा, अब पूछा क्या गया है? एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, कि एक्चुअल इनपुट बाय इलेक्ट्रिक मोटर वो कितना हो रहा है। एक तो आपने ये बताना है, तो वर्क डन इनपुट ये आपने बताना है, और दूसरा आपने बताना है कि एक्चुअल आउटपुट वर्क डन कितना हो रहा है। आउटपुट वर्क डन भी जाहिर सी बात है हो रहा है, वाटर पे क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से कुछ हाइट कवर करके इस टैंक के अंदर जा रहा है। तो एक्चुअल जो आउटपुट वर्क डन है बाय द मोटर वो भी आपके पास हो रहा है, सही है, और वो भी आपने फाइंड करना है। तो देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इनपुट वर्क डन और आउटपुट वर्क डन आपने फाइंड करना है। अच्छा, इसमें पहले हम डाटा की तरफ देख लेते हैं। जो गिवन डाटा दिया हुआ है, पावर तो आपको बता चुके, टाइम कितना है? 15 मिनट है। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60 900 सेकंड। जाहिर सी बात है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें। वॉल्यूम कितना है? 400 लीटर। हाइट कितनी है? 10 मीटर है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने एक चीज़ देखनी है कि 1 लीटर कंटेन मैस 1 kg, कि 1 लीटर जो है वो कितना मैस कंटेन करता है? 1 kg। 400 लीटर अगर वॉल्यूम है तो कितना मैस कंटेन करेगा? 400 kg। अगर 1 लीटर आपके पास वॉल्यूम है, कितना मैस कंटेन करता है? 1 kg। 400 लीटर अगर वॉल्यूम हो तो कितना मैस कंटेन करेगा? 400 kg कंटेन करेगा।
तो मैस कितना दिया हुआ है 400 kg है। तो देखते हैं फाइंड क्या करना है, इनपुट वर्क डन और आउटपुट वर्क डन। अब जब हम इनपुट वर्क डन फाइंड करेंगे तो इनपुट वर्क डन बाय मोटर, तो ये जो पावर है ये किसकी है, ये मोटर की है। तो आपने ऐसा फार्मूला वर्क का ढूंढना है जिसमें पावर का भी जिक्र हो। तो वो आपके पास फार्मूला कौन सा है, पावर का फार्मूला है P = W/T वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं W = P × T, मतलब T को P के साथ मल्टीप्लाई करा दें, T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये होगा वर्क इनपुट। ओके हो गया। अब वर्क इनपुट इज इक्वल टू पावर कितनी है 746 वाट, 746 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 900 है। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो 746 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 900, तो ये 671,400 आ जाता है, 671,400 और वर्क डन इनपुट ये आ जाएगा जूल में। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर तो यहां तक भी आंसर ठीक है, इश्यू नहीं है, लेकिन अगर किलो जूल में आपने इसको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं यहीं तक आंसर ठीक है, लेकिन अगर किलो जूल में करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो आएगा 671 वर्क डन इनपुट इज इक्वल टू 671.40 और साथ में आ जाएगा किलो जूल। ओके हो गया, तो उसमें भी कर सकते हो। बहरहाल जूल में भी रहने देता भी कोई इशू नहीं है, सही है, यहीं तक आंसर रहने देता भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किलो जूल में करना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। पॉइंट को जस्ट 3 हिस्से इधर मूव कराना है तो 10⁻³ आ जाएगा पावर साथ में, सही है। और वो कितना होता है, वो किलो होता है। तो इनपुट वर्क तो हमारे पास फाइंड हो चुका। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट चीज हम किस तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आता है आउटपुट वर्क। अब आउटपुट वर्क में आप फार्मूला यूज करोगे mgh, क्योंकि आउटपुट वर्क में जो मैस ऑफ वाटर है, जाहिर सी बात है वो ऐसे ऊपर इसमें भरने हो रहा है, हाइट कवर हो रही है, तो हम वर्क का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। W = FD होता है ना, F की जगह mg लगाया और D की जगह h लगा दिया, तो mgh फार्मूला, ये भी वर्क का फार्मूला है, सही है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। m आपके पास कितना है, वो तो है 400 kg, g कितना है 9.8, h कितना है 10 है। ठीक है, h कितना है आपके पास 10 है। अब 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 98 हो जाएगा, तो आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 98। ओके हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 98 तो 39200 आउटपुट वर्क कितना आएगा 39200 जूल। तो ये आपके पास आ गया आउटपुट वर्क, डन हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8 चैप्टर नंबर 4 का, और ये इस चैप्टर का सबसे इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसकी भी स्टेटमेंट बड़ी थी तो मैंने जस्ट हाफ लाइन या 1 लाइन की कर लिया, ठीक है, वो मैंने लिखी है। तो बाकी इसकी देखते हैं कि बुक से ये क्या लिखा हुआ है। अ पैसेंजर जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज चेक इन डेस्क। ओके, एक पैसेंजर है जो एयरपोर्ट पे आया है, ठीक है, और ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज चेक इन डेस्क, ठीक है, अपने लगेज को जाहिर सी बात है चेक कराएगा। He pulls a strap with a force of 200 Newton at an angle of 45 degree to the floor to displace it 50 meter to the desk. Determine the value of work done by him on the suitcase. आसान सा न्यूमेरिकल है। कहता है कि फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है, एक सूटकेस है और उसके ऊपर स्ट्रैप के ऊपर ये फोर्स ऐसे लगा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री है। बताओ वर्क कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, फोर्स दी हुई है, थीटा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। सिंपल वर्क आपने फाइंड करना है तो वर्क का फार्मूला लगाओ, W = FD cos थीटा, सिंपल, ठीक है। तो फोर्स कितनी है 200 है, सही है, और डी कितना है आपके पास 50 मीटर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है 50 मीटर, और cos 45 डिग्री हो जाएगा, सही है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कितना आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 50 और आ गया 10,000
10,000, 10,000 और साथ में cos 45, ठीक है। अब cos 45 जो भी आता है ना उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, सही है। तो देख लेते हैं, cos 45 आता है 0.707, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से, तो ये आ जाता है 7071। ये कितना आ जाता है 7071 जूल आ जाता है। ओके हो गया, तो ये वर्क होगा, ये वो वर्क कर रहे हैं, सही है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9 है, और ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इजी न्यूमेरिकल है। अ 1200 kg कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसका मैस है 1200 kg और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है। हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड। उसको कितनी पावर खर्च करनी पड़ेगी कार को 2 मीटर पर सेकेंड तक एक्सेलरेट करने के लिए, सही है। यानी पावर के बारे में पूछा गया है। अब इसमें आप देखें कि पावर का अगर उसने आपसे पूछा है तो वैल्यूज इसमें उसने कौन सी वैल्यू दी हुई है, स्पीड की वैल्यू दी हुई है। कौन सी वैल्यू उसने दी हुई है, स्पीड की वैल्यू दी हुई है। अब आपने पावर का कोई ऐसा फार्मूला देखना है कि जिसमें स्पीड का भी जिक्र हो, तो वो हम एक फार्मूला उसका पढ़ के आ चुके हैं, P इज इक्वल टू एफ वी, ठीक है। हल्का सा बता देते हैं डिराइव कैसे हुआ था। P इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास W बाई टी होता है। W के अगर आप एफ डी लिखें तो डिवाइडेड बाई टी, तो D बाई टी क्या होता है, V होता है, तो ये एफ वी इस तरह से फार्मूला बनता है। ओके हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि F इज इक्वल टू अब क्या होता है, एम ए, एफ की जगह आप क्या लिखेंगे, एम ए, तो यहाँ पे एम ए और V उसी तरह, ठीक हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैस कितना है जी, 1200 है। एक्सलेरेशन कितना जी, 2 है। V कितना है, अच्छा V दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 40 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। V कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब किलोमीटर को मीटर में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। आर को सेकंड में करना हो, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, मतलब 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 40,000। 40 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो 40,000 डिवाइडेड बाय 3600 आएगा। ये आपके पास आ रहा है 11.11, तो वेलोसिटी कितनी आ गई है, 11.11 मीटर पर सेकंड। अब वो इसमें पुट करते हैं 11.11 मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं पावर की वैल्यू कितनी आएगी। वो आपके पास आएगी 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 11.11, तो ये आ जाएगी 2,664 और ये आएगी वॉट में, ठीक है। अब यहाँ तक आंसर करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने किलो वॉट में लेके आनी है, फॉर एग्जाम्पल को आप चाहते हैं किलो वॉट में आए, तो पॉइंट को जो ट्रेवल करते हैं 1, 2 और 3, तो ये आ जाएगी 26.67 किलो वॉट, मतलब 6 उसको अप्रॉक्सीमेटली 7 कर दें तो ये आ जाएगी, ठीक है। ये किलो वॉट में आ जाएगी और ये वॉट में आ जाएगी, तो ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी लिख लें, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9। अ 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप्ड। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एप्पल है, और इसका मैस कितना है, वो है 200 ग्राम, और इसको हमने कितनी हाइट तक इसको लेके गए हैं, कितनी हाइट तक लेके गए हैं इसको, 10 मीटर की हाइट तक। तो h इज इक्वल टू कितना है, h इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके हो गया। वट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, और हमने इतनी हाइट से इसको क्या है, ड्रॉप किया है, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है, ये इसमें पूछा हुआ है। अब उसमें ना कुछ चीज़ें उसने एज्यूम की हैं। एज्यूम क्या की हैं कि डेट 75% ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड, कि जब जाहिर सी बात है जब आप यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले के जाएंगे तो वर्क करेंगे, और वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। अब जब ये नीचे आएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
अब उसमें वो क्या कह रहा है कि 75% ऑफ वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है 25% जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि बताओ अब यहाँ पर जैसे ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, वो आपने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि 75% ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी, कि 75% ऑफ वर्क डन वो कितना है। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है, बाद में सारी चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट होती जाएंगी। तो मैथ दिया हुआ है 200 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.2 kg हो जाएगा, क्योंकि ग्राम को kg में करना हो तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो 0.2 kg मैथ है। हाइट 10 मीटर है, काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ वर्क डन है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम फाइंड करेंगे। पहले तो वर्क फाइंड करेंगे, तो W इज इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, मैथ कितना है 0.2 और G कितना है 9.8 और H कितना है 10 है। ओके हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख लेते हैं कि आंसर कितना आएगा। ये आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, 19.6 जूल आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब वर्क तो आ गया। अब वर्क का जो 75% है ना, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उसकी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 75% ऑफ वर्क डन है। ओके हो गया। अब वो कैसे निकालेंगे, 75% है, परसेंटेज को वैल्यू में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और वैल्यू को परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 75 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब 75% किसका है, वर्क का, तो मल्टीप्लाई बाय वर्क कितना आया है 19.6 जूल हम करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ 19.6 अभी लिख रहे हैं, 19.6 करेंगे, सही है। अब इसका आंसर हम देखते हैं कि कितना आया है। तो 75 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास 0.75 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 19.6 से तो 14.7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, 14.7 जूल में आएगी। ठीक है, ये आ जाएगी, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेलोसिटी, क्योंकि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो वो फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास आ गई है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब v हमने फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 14.7, अभी हमने फाइंड किया, ये इज इक्वल टू 1/2, मैथ कितना है 0.2, v कितना है वो हमें नहीं पता, तो v स्क्वायर इधर ही रहने दें। अब जो आपके पास ये आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2, 0.2 डिवाइडेड बाय 2, यह आएगा 0.1, तो 14.7 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 और v का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बनेगा 14.7 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, 0.1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, और v इज इक्वल टू 14.7 डिवाइडेड बाय 0.1 और इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, 0.1 को इधर आके डिवाइड किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो v इज इक्वल टू 14.7 डिवाइडेड बाय 0.1 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 14.7 और डिवाइडेड बाय 0.1, यह आएगा 147 और स्क्वायर रूट ऑफ 147 ये आता है 12.1, कितना आता है 12.1, तो 12.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही हमारा क्या था, आंसर था। यानी कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, वो एप्पल, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 12.1 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। होप्स कि सारे आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।